धन्यवाद मिथिलेश सर, बहुत अच्छी जानकारी रोज की तरह। और जैसा आपने आखिरी में बताया कि हमारा मन का जो संबंध है हमारे पेट से ही रहता है, उसको विज्ञान गट हेल्थ कहता है। और गट हेल्थ से ही हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तय होता है। और जो पुरानी बातें हैं जो आप बताते हैं, आज उसको साइंस प्रूव करता है या साइंस अभी बताता है। तो पुरानी जितनी भी बातें हैं वो माने प्रासंगिक हैं हमारे लिए। हम लोग पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन आपके माध्यम से उसका विस्तार हो रहा है और रोज रोज आप नई नई जानकारी देते हैं। और रोज रोज आपके साथ माने योगा करने से माने हमारे स्वास्थ्य में भी माने बहुत लाभ हो रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। आज मेरा टॉपिक है, आज ऐसे विषय के बारे में मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, या ऐसे बीमारी के लिए मैं आज कुछ बोलना चाहूंगा या कुछ टिप्स देना चाहूंगा या उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जो शुरू में या जिसको ये बीमारी हुई रहती है उसको तो ये बीमारी लगता ही नहीं है। और अगर कोई बता दे उसको कि आपको ये बीमारी है या ये चीज आपको है, तो वो उसको अपना दुश्मन मानने लगता है। तो मैं जो आज जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में एडिक्शन बोलते हैं और हिंदी में बोला जाए तो लत। लत कई किस्म के हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लत है वो नशा का ही लत रहता है। लेकिन कई और लत रहते हैं, जैसे मोबाइल देखने का भी लत रहता है या किसी को जुआ खेलने का भी लत हो सकता है। लेकिन अधिकांशतः जो लत शब्द का उपयोग है या एडिक्शन शब्द का उपयोग है वो माने नशा के बारे में ही किया जाता है, जैसे शराब का नशा या गुटखा का नशा या तंबाकू का नशा या सिगरेट का नशा। इसकी लत जब लग जाती है तो ये हर बीमारी का कारण हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही किसी को लत लगती है तो शुरुआत में अगर कोई उनको समझाने जाए तो वो उसको उनका दुश्मन समझने लगता है। लेकिन बाद में जिस व्यक्ति को लत लगी रहती है उसको भी समझ आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, वहां से वापस आना मुश्किल। और अगर जानकारी कम है तो लगभग असंभव हो जाता है कोई भी लत से बाहर आने के लिए। तो आज मैं बात करूंगा कि लत कैसे लगता है और कैसे छोड़ा जा सकता है, कुछ आसान टिप्स दूंगा और आखिरी में अगर वक्त बचा तो एक कहानी भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानिए, और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता। और जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं रहता उस चीज से निजात पाने में या छुटकारा पाने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप ध्यान से समझिए कि ये जो लत की शुरुआत है या एडिक्शन होता कैसे है, और सब लोगों में ये एक ही तरह से माने होता है। तो सबसे पहले मैं इस एडिक्शन की या इस लत की साइकिल के बारे में बताऊंगा कि किस किस स्टेज आने के बाद आदमी लत का शिकार हो जाता है। या लत को दूसरे भाषा में बोला जाए कि किसी भी चीज की अधिकता, एक बार करने से या कम बार करने से वो माने आपके लिए हानिकारक हो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज को अगर बार बार करते हैं तो ये बहुत हानिकारक है, जिसको अपन लोग अति सर्वत्र वर्जित में गिन सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग अगर सही काम के लिए करें, अपने काम के लिए करें, अपने बिजनेस के लिए करें, पढ़ाई के लिए करें तो हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इसकी लत लग जाए, इसकी अधिकता हो जाए, मैं हमेशा ही मोबाइल से चिपका रहूं, तो वो फिर हानिकारक हो जाएगा। तो इसी को लत बोलते हैं। और इस लत की जो शुरुआत होती है उसकी साइकिल होती है, माने एक चक्र होता है। किसी भी लत हो, चाहे मोबाइल देखने की लत हो, सिगरेट पीने की लत हो, दारू पीने की लत हो या कोई भी और लत हो, तो सबसे पहले क्या चीज होता है जिसके बाद ये लत में बदल जाती है। सब लत का एक ही चक्र रहता है। तो पहले मैं चक्र के बारे में बताता हूं कि सबसे पहले क्या होता है। तो कोई भी लत लगने का सबसे जो पहला कारण होता है वो होता है इमोशनल ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर माने
माने ट्रिगर माने समझिए कि जहां से चालू होता है, इंग्लिश शब्द है ये। और इमोशनल माने भावनात्मक, माने कोई भी लत लगने के पीछे कोई ना कोई इमोशन रहता ही है। जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक लड़के को मैंने पूछा था कि आप इतना मोबाइल क्यों देखते हैं? ये मोबाइल की लत है, आपको पता है कि ये लत है आपकी? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को मोबाइल की लत है, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने पूछा था कि ये मोबाइल की लत कैसे लगी? तो उन्होंने बताया कि जब भी मैं घर में रहता हूँ, मुझे अकेलापन फ़ील होता है। मेरे को किसी का साथ नहीं मिलता है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, या घर में भी मेरे से कोई बात नहीं करता है, तो मैंने मोबाइल देखना चालू किया और आज हालत ये है कि इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे भावनात्मक कारण था कि माने अकेलापन। तो किसी भी लत को लगाने का सबसे जो पहला कारण है, वो इमोशनल ट्रिगर होता है। जैसे किसी को अगर सिगरेट पीने का लत है या तंबाकू खाने का भी लत है, तो उसके पीछे भी भावनात्मक कारण ही होता है। इसको विस्तार से मैं आगे और बताऊँगा कि इसमें इंटरनल अ, ट्रिगर कौन-सा होता है, आंतरिक माने ट्रिगर कौन-सा है और बाह्य ट्रिगर कौन-सा है। तो ये तो हुआ पहला चरण इस साइकिल का। दूसरा चरण रहता है क्रेविंग। क्रेविंग माने जिसको हम लोग चुलक बोलते हैं या तड़प बोलते हैं। ये पहले तो इमोशनल ट्रिगर होगा, उसके बाद क्रेविंग होगा, उसके बाद जो चरण आता है वो होता है, इंग्लिश में इसको रिचुअल बोलते हैं, या साधारण भाषा में बोला जाए तो एक्शन लेना। और उसके बाद हम लोग जो अगला चरण है वो यूजिंग का है, और उसको आदी बोलते हैं। माने किसी भी चीज का हम लोग आदी हो जाते हैं। माने ये आखिरी चरण होता है, माने लत का। लत और आदीपन में माने बहुत कम अंतर है। तो ये चौथा चरण है। और पांचवा चरण है गिल्ट का। गिल्ट माने पश्चाताप। गिल्ट माने जब भी ये हम लोग किसी चीज के आदी होते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाता है कि हमारा ये जो आदत है या ये जो लत है, वो बीमारी बन चुका है, सबको पता रहता है। कई लोगों ने मेरे को पूछा भी था कि सबको पता रहता है कि ये लत, या मान लो उदाहरण के लिए शराब पीने की ही लत को ले ली जाए। शराब पीने वाले को ये पता रहता है कि मेरा लिवर खराब होने वाला है, या मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, या मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये असल में ये जो चरण या स्टेज है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कैंसर के बारे में भी हम लोग बोलते हैं कि चौथे चरण में चल दिया था या चौथे स्टेज में चल दिया था तो उसका इलाज संभव नहीं है। पहले स्टेज में पता चल जाता तो हो सकता था इलाज हो जाता। तो नशे की जो लत है उसके भी ये जो 5 चरण है, उसमें अगर पहले चरण में अगर आपको पता चल जाए तो आप नशे से बच सकते हैं। लेकिन अगर आखिरी चरण, जिसको मैं पश्चाताप या गिल्ट बोल रहा हूँ, उस चरण तक पहुँचते-पहुँचते लोगों के बस में ही नहीं रहता कि अ, कि वो नशा या अपने लत से छुटकारा पा सकें। लेकिन इस चरण में आने के बाद भी चीज़ें असंभव नहीं रहती हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं या कुछ ऐसे अ, चीज़ें हैं जिसको करके आप आसानी से इस लत से माने छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे 5वें स्टेज की मैंने जैसे बात की कि लत या नशा हमें बहुत नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले तो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे पैसे भी नुकसान होते हैं, हमारे टाइम भी नुकसान होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ माने हमारे माने समाज में जो रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाता है। तो ये सब एक साइकिल है। आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले इमोशनल ट्रिगर आएगा, और इसमें भी इमोशनल ट्रिगर में जैसे मैंने बताया कि ये 2 तरीके से होते हैं। जैसे शराब पीने वाले के का एक उदाहरण लेके मैं इस आंतरिक ट्रिगर और बाह्य ट्रिगर को समझाता हूँ। आंतरिक ट्रिगर तो ये रहेगा कि आपको कोई इमोशनल माने कोई दुःख हुआ, तब आप माने शराब की ओर चल देते हैं, या आपको खुशी भी हुई, तब भी आप शराब की ओर चल देते हैं, या कोई ऐसी माने खुशी की खबर मिली, या बिज़नेस में फ़ायदा हुआ या नौकरी में तरक्की हुई,
ये एक इमोशनल ट्रिगर है किसी भी नशा की ओर जाने का। लेकिन एक इससे भी खतरनाक ट्रिगर है, इससे इससे तो आप बच सकते हैं कि अगर आपको खुशी या दुःख हो रहा है तो आपके ऊपर है कि आप नशा करें या ना करें। लेकिन एक बाह्य ट्रिगर होता है जो कि ज़्यादा खतरनाक है, और बाह्य ट्रिगर वो होता है जो कोई दूसरा आदमी बोलता है। जैसे शराब के बारे में मैं बात करूँ कि अगर कोई शराब पीने का आदी है या आदी हो रहा है, उसको अगर कोई दोस्त आके बोले कि आज शाम का क्या प्लान है, या आज शाम को बैठें क्या, या आज शाम को पार्टी करें क्या, तो ये बाह्य इमोशनल ट्रिगर में आता है। ये ज़्यादा खतरनाक है। आगे मैं और बताऊँगा कि माने ये कैसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये 4-5 चरण हैं, इसको याद रखिए। इमोशनल ट्रिगर है, क्रेविंग है, उसके बाद आप एक्शन लेते हो, उसके बाद आप आदी हो जाते हो, उसके बाद आप गिल्ट फील करते हो। तो अब बड़ा सवाल ये है कि छोड़ें कैसे? छोड़ना मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि बहुत आसान है। अगर आप ये साइकिल समझ जाएँगे कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो आप इसको आसानी से छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि इमोशनल ट्रिगर होता है, तो आप इमोशनल ट्रिगर से बचिए। ऐसे चीज़ों से बचिए जिससे आप अपनी नशा की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने मोबाइल वाले केस में बताया था कि उसको अकेलापन लगा तो वो मोबाइल का एडिक्ट हो गया, मोबाइल का लत लग गया, या किसी को शराब की लत लग गई। तो आप सबसे पहले तो इमोशनल ट्रिगर से बचिए, या ऐसे नालायक दोस्तों से बचिए जो आपको हमेशा आपके लत के बारे में याद दिलाते हैं। और ये जो बाह्य जो ट्रिगर की बात की, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए है कि जैसे ही आप माने इस नशा को छोड़ने के बारे में सोचेंगे, जैसे मान लो आपने तय कर लिया कि मुझे शराब छोड़ना है, आप जैसे शराब के आदी हैं तो ये जो बाह्य जो इमोशनल ट्रिगर है, वो बहुत खतरनाक है। आपके कुछ वो नालायक दोस्त जो आपको जैसे ही पता चलेगा कि ये इस नशे को छोड़ना चाहता है, तो वो उसके महिमा मंडन की माने हद पार कर देंगे। वो आपको बोलेंगे कि इसके बिना ज़िंदगी खराब है, घास-फूस खा के क्या जियोगे? माने इतने दिन तक तो आप ले रहे थे, अब क्या हो गया? 4 दिन की ज़िंदगी है, खा-पी के ही जीना है, इसके बिना कोई कोई मतलब ही नहीं है जीने का। इतने हद तक ये लोग जो नालायक और निकम्मे जो दोस्त रहते हैं, और ये मैं शराब पीने वालों के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले अगर आप साइकिल समझ गए हैं, तो सबसे पहले आप ऐसे दोस्तों से या ऐसे ट्रिगर से बचिए, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा चरण के बारे में समझिए कि जैसे ही हमको इमोशनल ट्रिगर मिलता है या हम जहाँ से नशे की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हमको उसकी तड़प रहती है, जिसको हम लोग चुलुक बोलते हैं। तो इससे आप दूर रह सकते हैं, और इससे दूर रहने का तरीका भी आसान है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं चाय का ही लत के बारे में बात करता हूँ, चाय की भी लत रहती है लोगों को, लेकिन अगर किसी को चाय की क्रेविंग हो रही है, चाय की तड़प हो रही है, तो वो बिना किसी रिप्लेसमेंट के उसको छोड़ेगा ही नहीं। कई लोग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, तो सिर्फ छोड़ दो कहने से कोई भी नशा या लत के बारे में माने छूटता नहीं है। तो विषय तो बहुत लंबा है, टाइम बहुत कम है। एक कहानी मैं बता देता हूँ कि माने कई लोग बोलते हैं कि माने ये छूटता नहीं है, हमको पता है कि मेरा तबीयत खराब होगा, ये होगा, वो होगा, उसके बाद भी नहीं छूट पाता है। तो एक कहानी बता देता हूँ कि छूटता कैसे है। जैसे एक कहानी है ये, एक दारू पीने वाला आदमी रहता है, उसके परिवार के लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो किसी ने उसके परिवार को बताया कि एक महात्मा जी हैं, फलाने गाँव में जो माने शराब छुड़वाते हैं। तो उनके परिवार वालों ने इनको ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उस महात्मा जी के पास ले गए कि इनका वो शराब की लत है और हमने सुना है कि आप शराब छुड़वाते हैं, तो छुड़वाइए। महात्मा जी ने अगले दिन का टाइम दिया, बोले कि आप अगले दिन सुबह 7 बजे आइए, मैं यहाँ पूजा करते हुए मिलूँगा, मेरे से मुलाकात करिए, फिर मैं पूजा करके आपके लिए एक ऐसा स्पेशल हवन करूँगा जिससे एक ही दिन में शराब छूट जाएगी। तो आप अगले दिन आइए,
तो घर वाले भी खुश हो गए और ये जो दारू पीने वाला जो आदमी था वो भी खुश हो गया, क्योंकि उनको पता था कि लाख उपाय करने के बाद भी छूट नहीं रही है। लेकिन महात्मा जी ने बोला है कि स्पेशल पूजा होगी, स्पेशल पूजा से मेरी शराब छूट जाएगी। तो अगले दिन वो भी एक्साइटेड था, 7 बजे के बजाय 6:30 बजे ही पहुंच गया। और महात्मा जी उस समय पूजा में लीन थे, यज्ञ कर रहे थे। 6:30 बजे ये लोग बैठ के देख रहे थे, पूजा खत्म हुई, 7 7:30 को परिवार वाले भी थे। और जैसे ही पूजा खत्म हुई, उनका यज्ञ खत्म हुआ, उनके बाजू में एक खंभा था, खंभा के सहारे लेके माने महात्मा जी धीरे-धीरे उठे और खंभा पकड़ के खड़े हो गए। तो कुछ देर खड़े रहे, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 7:30 से 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया। अब ये इन लोग को माने गुस्सा आने लगा कि महात्मा जी ने